हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं परसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, MBR गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा। आज के इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरस्तु के दासता सिद्धांत पर। राजनीति विज्ञान में अरस्तु एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। दास प्रथा पर अरस्तु ने किस प्रकार से अपनी बात रखी थी, दास प्रथा दास और स्वामी के लिए किस प्रकार से उपयुक्त है, दास प्रथा कितने प्रकार की होती हैं और उसका मानवीय पक्ष क्या है अरस्तु के अनुसार, और किस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है। तो इस तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। अरस्तु दास प्रथा का एक प्रबल समर्थक है। अरस्तु उस समय कहता है कि यूनानियों के लिए दास प्रथा एक उचित एवं आवश्यक है तथा ये दास और स्वामी दोनों के लिए उपयुक्त है। प्राचीन यूनान काल में अरस्तु के अनुसार दास प्रथा एक सभ्यता का प्रतीक है। अरस्तु दास प्रथा का पूर्ण समर्थन करता है और उस समय कई जो बड़े बड़े सेठ एवं यूँ कहे कि जो शासक वर्ग हैं वो कई दासों के स्वामी हुआ करते थे। उसने दास को एक संपत्ति समझा है। दास पर स्वामी का पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा या प्रभाव रहेगा। जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार से मनुष्य को दास भी रख सकता है अरस्तु के अनुसार। जिस प्रकार से अरस्तु कहता है कि मनुष्य जिस प्रकार से एक संपत्ति खरीद सकता है तो उसी प्रकार से दास का भी क्रय विक्रय कर सकता है। अरस्तु संपत्ति को उस समय दो प्रकार के भागों में उल्लेखित करता है। वो कहता है एक तो सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति निर्जीव संपत्ति तो जिस कहता है कि जिस प्रकार से मनुष्य के जो सजीव संपत्ति है, जैसे हाथी है, घोड़े है, अन्य पशु है और दास, तो अरस्तु दास प्रथा को एक सजीव संपत्ति के रूप में उसका मूल्यांकन करता है कि वो जिस प्रकार से मनुष्य के पास में अपनी सभ्यता के लिए जिस प्रकार से उसके हाथी, घोड़े एवं अन्य पशु पक्षी होते, उसी प्रकार से उसको एक दास को भी वो सजीव संपत्ति में लेता है। दूसरी बात कहता है कि मनुष्य की जो दूसरी संपत्ति है वो है निर्जीव संपत्ति, जिसमें उनका मकान है, खेत है या अन्य जो असल संपत्ति है। इस प्रकार से अरस्तु संपत्ति को दो भागों में बांटता है और एक दास को वो एक सजीव संपत्ति के रूप में इंगित करता है। अरस्तु कहता है कि किसी भी परिवार के लिए दोनों का यानी कि दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति माना है। उसकी दृष्टि में परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक है क्योंकि वह एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। सजीव उपकरण के अभाव में निर्जीव उपकरणों का उपयोग संभव नहीं है। अरस्तु कहता है कि जब तक मनुष्य के पास में सजीव उपकरण नहीं होंगे तब तक निर्जीव जो उपकरण है उनका सही तरीके से संचालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए दास है वो एक सजीव संपत्ति के रूप में मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने जो दास प्रथा का आधार क्या बताया, किस आधार पर वो कहता है कि जो दास प्रथा है वो उपयुक्त है, उसकी किस प्रकार से आधार बताएं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला वो बात करता है, अरस्तु कहता है कि दास प्रथा एक स्वाभाविक है, अर्थात दास प्रथा प्राकृतिक है। कई बार प्रश्न आता है अरस्तु दास प्रथा को एक प्राकृतिक मानता है या अरस्तु कहता है कि दास प्रथा एक स्वाभाविक है। आज्ञा देने वाला स्वामी होता है तथा आज्ञा मानने वाला दास होता है। अरस्तु कहता है कि एक प्रकृति का नियम है कि हमेशा उत्कृष्ट व्यक्ति निकृष्ट व्यक्ति पर शासन करता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है और अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने ही मनुष्य के साथ में असमानता विकसित की है। कुछ व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं तो कुछ व्यक्ति मूर्ख होते हैं या अकुशल होते हैं। दास प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा है वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति की ही देन है। प्रकृति में मनुष्य में भिन्नता होती है। कुछ मनुष्य बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं, कुछ मनुष्य बुद्धि से बुद्धिहीन होते हैं या अकुशल होते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु दास प्रथा के बारे में वो कहता है कि स्वाभाविक है
तथा एक प्राकृतिक हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा उसकी वो पुष्टि करने का प्रयास करता है। मूर्ख एवं बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य हैं। इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि अगर प्रकृति के कारण जो भिन्नता है, प्रकृति तो अर्थात वो कहता है कि जो व्यक्ति मूर्ख है या जो बुद्धिहीन है या अकुशल हैं, उन व्यक्तियों को दास बनाने चाहिए। कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य होते हैं। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसमें तर्क विवेक की क्षमता होती है, वो व्यक्ति स्वामी बनने के लायक हैं। विषमता प्रकृति का नियम है, कुछ जन्म से ही स्वामी तो कुछ जन्म से ही दास। यानी कि इस प्रकार से अरस्तु यहाँ कहता है कि कुछ मनुष्य जो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, कुछ मनुष्य जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं। तो इस प्रकार से वो कहता है कि एक ये प्रकृति का नियम है, या विषमता जो है ये प्रकृति की ही देन है। इसलिए वो कहता है कि कुछ व्यक्तियों का जो जन्म है वो केवल राज्य में शासन करने के लिए होता है, तथा कुछ व्यक्तियों का जो जन्म है वो राज्य में केवल शासित होने के लिए होता है। अर्थात अरस्तु दास प्रथा को एक स्वाभाविक मानता है, यानी कि दास प्रथा को प्रकृति की देन मानता है। दूसरा आधार वो अरस्तु देता है कि दास प्रथा दोनों के लिए लाभकारी है। यहाँ वो कहता है कि जो दास प्रथा है, स्वामी एवं दास दोनों के लिए वो कहता है कि लाभकारी है। जब दास काम करता है तो स्वामी को अवकाश मिल जाता है, यानी कि स्वामी को काम करने से फुर्सत मिल जाता है या स्वामी के पास में अवकाश हो जाता है। तो इस स्थिति में स्वामी अपने खुद के काम से जब वो फ्री हो जाता है तो उसमें नैतिकता एवं बौद्धिक क्षमता में जो विकास होता है। और जो व्यक्ति, जब अरस्तु ने पहले हमने जो नागरिकता के बारे में भी पढ़ा था कि अरस्तु ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास में अवकाश नहीं होता है तो वो व्यक्ति नागरिकता के श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। और जब स्वामी के कार्यों को करने के लिए जब दास होता है तो स्वामी के पास में अवकाश मिल जाता है, उसके पास में कार्य नहीं करना होता है और उसका कार्य होता है वो दास कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक राज्य के लिए एक बेहतर जो काम कर सकता है। स्वामी दास के बिना सुखी एवं सुसंस्कृत जीवन नहीं जी सकता है, अतः स्वामी के लिए दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है। यहाँ अरस्तु कहता है कि बिना दास के स्वामी सुख एवं सुसंस्कृत जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं तो उन काम को उत्पादन से संबंधित जो काम होते हैं, पशुओं से संबंधित जो उनके सारे पानी की व्यवस्था करनी होती है, उनका खेती या कृषि कार्य से संबंधित जो भी कार्य होता है, वो तमाम प्रकार के कार्य से स्वामी को मुक्तता मिल जाती है और वो काम है वो दास कर लेता है। इसलिए जिससे कि स्वामी अपना जो जीवन है वो सुखी एवं सुसंस्कृत जीवन जी सकता है। इसलिए स्वामी की दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है। दास बुद्धिहीन अयोग्य होते हैं या निर्बुद्धि एवं अयोग्य होते हैं, तो वे जब योग्य स्वामी एवं विवेकपूर्ण व्यक्तियों के संरक्षण में रहेंगे तो उन्हें प्रेरणा एवं उचित मार्गदर्शन मिलेगा। अरस्तु कहता है कि जब कोई व्यक्ति जिसमें तर्क शक्ति का अभाव पाया जाता है, जिसमें बुद्धि का अभाव पाया जाता है, या जिसमें जो व्यक्ति अकुशल होते हैं या अयोग्य होते हैं, अगर उन व्यक्तियों को एक योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्तियों के संरक्षण मिल जाता है, उनके साथ में उन्हें रहने का जो अवसर मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उन लोगों में जो दास हैं उन लोगों में भी एक प्रेरणा मिल जाती है कि किस प्रकार से एक सभ्य जीवन जिया जाता है, तो उनका एक मार्गदर्शन उसे मिल जाता है। दास के बिना स्वामी एवं स्वामी के बिना दास असहाय हैं, अतः दास प्रथा अनिवार्य है, यानी कि दोनों के हित में। अरस्तु कहता है कि दास के बिना दास एवं स्वामी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं या असहाय हैं, यानी कि स्वामी के बिना दास का जीवन अधूरा है और दास के बिना स्वामी का जीवन अधूरा है। तो दोनों का वो तारतम्य या स्थापित करने की व्यवस्था करता है। आगे वो अरस्तु अपना तर्क देता है कि अरस्तु कहता है कि नैतिक दृष्टिकोण से दास प्रथा को आवश्यक मानता है। वो कहता है कि एक नैतिकता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी दास और स्वामी दोनों के लिए एक उचित है। दोनों में नैतिक, अरस्तु कहता है कि नैतिकता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों में एक स्तर का भेद होता है। स्वामी और दास में दोनों में नैतिकता का स्तर भिन्न होता है। स्वामी गुणी एवं दास गुणीहीन होते हैं, अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वो दासों के प्रति स्नेहपूर्ण एवं दयालुता का भाव रखे और दास का कर्तव्य है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः वो कहता है कि
दोनों का वो एक प्रकार से कर्तव्य बताता है कि स्वामी दास पर दया भाव रखे, उनसे प्रेम से बातचीत करे, और दास का वो कर्तव्य बताता है कि वो स्वामी के आज्ञा का पालन करे। दास स्वामी के संपर्क में रहने से उसकी नैतिक जीवन में भी विकास हो सकता है। इस प्रकार से वो अरस्तु इस बात को भी कहता है कि अगर जब दास स्वामी के सानिध्य में रहेगा तो धीरे धीरे उसकी नैतिकता का जो स्तर है उसके स्तर में भी प्रभाव पड़ेगा, उसके स्तर में भी सुधार होगा, उसका भी विकास होगा। अब आगे बात करते हैं कि अरस्तु दासता में जो प्रकार बताता है उसमें वो कहता है कि एक तो है स्वाभाविक दास और है वैधानिक दास। दासता के प्रकार, पहला है स्वाभाविक, और दूसरा है वैधानिक। यहाँ पर अरस्तु दासता को दो प्रकार से भागों में बांटता है। एक तो कहता है कि एक तो दास है वो स्वाभाविक है, यानी अरस्तु कहता है कि कुछ मनुष्य जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ मनुष्य जन्म से ही अकुशल होते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जो व्यक्ति योग्य होता है, वो व्यक्ति योग्य होगा वो व्यक्ति शासन करने के लिए होता है, और जो व्यक्ति अयोग्य होता है तो ऐसी स्थिति में अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति अयोग्य है, जो बुद्धिहीन है, वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दास के रूप में श्रेणी में लिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, यानी कि विवेक शून्य है, बुद्धिहीन है, वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से दास की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात अरस्तु यहाँ कहता है वैधानिक दृष्टिकोण से अरस्तु कहता है कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान अगर किसी राज्य की सेना युद्ध में पराजित हो जाती है या किसी सशक्त राजा द्वारा उसकी प्रजा को बंदी बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो बंदी बनाए गए जो सैनिक हैं वो वैधानिक दासों की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से अरस्तु ने दास प्रथा को यहाँ पर दो भागों में इंगित किया है कि एक तो स्वाभाविक दास है, एक दूसरा है वैधानिक दास है। अब अरस्तु यहाँ दासता के बारे में जो मानवीय तर्क देता है कि दासता के जो पक्ष में जो मानवीय तर्क हैं उसमें वो कहता है कि दास प्रथा की जो व्यवस्था है स्वामी और दास दोनों के लिए समान है या दोनों के लिए उपयुक्त हैं। दासों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अरस्तु इस प्रकार से कहता है कि दासों की जो संख्या है वो सीमित मात्रा में होनी चाहिए। दास की संतान दास नहीं हो अगर उसमें विवेक शक्ति है। अरस्तु यहाँ कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति दास हैं उसकी संतान भी दास होगी, क्योंकि अगर दास की संतान बुद्धिमान है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता है, तो ऐसी स्थिति में उसे दास नहीं बनाना चाहिए। दास की योग्य एवं बुद्धिमान संतान को दास प्रथा से मुक्त किया जाना चाहिए। उसके बाद में अरस्तु यहाँ पर भी वो कहता है कि अगर दास स्वामी के संपर्क में रहने से धीरे धीरे उसकी बुद्धि में विकास हो जाता है, उसकी तर्क शक्ति में विकास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे दासता के जीवन से भी मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ये अरस्तु के द्वारा एक दासता के बारे में जो मानवीय तर्क प्रस्तुत किया गया था। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु की जो दासता का सिद्धांत है इसकी किस आधार पर आलोचना की जा सकती है। पहले इसकी आलोचक इस आधार पर करते हैं कि औद्योगिक युग में दास प्रथा को स्वीकार करना संभव नहीं है। यानी कि आज का जो युग है, आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, आज औद्योगिकरण है, तो ऐसी स्थिति में दास प्रथा को मानना या स्वीकार करना संभव नहीं है। दूसरी इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य में भिन्नताएं एवं बुद्धि की कुशलता के होते हुए भी एक प्राकृतिक समानता पाई जाती है। अतः मैक्सी ने भी अरस्तु के दासता सिद्धांत को अवैध घोषित किया है। यानी कि अरस्तु ने कहा था कि दास प्रथा प्राकृतिक है, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं मानते। वो कहते हैं कि कई हो सकता है कि बुद्धि और शारीरिक बनावट में मनुष्य में हो सकता है कि अंतर हो या भिन्नता हो, उसके बाद में भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई ऐसी बातें जिसमें वो समानता भी पाई जाती हैं। अतः मैक्सी जैसे विद्वान ने भी दास प्रथा को अवैध घोषित किया है। दास प्रथा का मत विरोधाभासी है। यानी कि अरस्तु ने जो दास प्रथा का मत दिया था, आलोचक इसको एक विरोधाभासी कहते हैं। एक तरफ अरस्तु कहता है कि दास में शारीरिक क्षमता एवं शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन वो ये भी कहता है कि कभी कभी क्षमता नहीं भी होती है। यानी कि यहाँ पर इसके जो तर्क हैं विरोधाभासी। कभी अरस्तु कहता है कि दास शक्तिशाली है और कहीं पर कहता है कि दास शक्ति शून्य है। अरस्तु का शासक एवं शासितों का वर्गीकरण कृत्रिम एवं अस्वाभाविक है। यानी कि जिस प्रकार से अरस्तु ने शासन करने वाले व्यक्ति और शासित होने वाले व्यक्तियों का जो वर्गीकरण किया है,
इसको आलोचक कहते हैं कि ये एक कृत्रिम है, ये बनावटी है या एक स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि रॉस जैसे विद्वानों ने कहा कि शासित व्यक्ति बुद्धि शून्य नहीं होते हैं और आज्ञा पालन करने वाले को मूर्ख नहीं कहा जा सकता है। कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी की आज्ञा का पालन करता है तो इसका मतलब उसे आप मूर्ख या दास नहीं कह सकते हैं। तो एक तरफ अरस्तु कहता है कि दासों के साथ एक मित्रवत या मनुष्यतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, जो दास प्रथा में एक संभव नहीं है। या इसको एक संदेह भी किया जा सकता है कि अगर मनुष्य के साथ में मित्रवत, अगर दासों के साथ में मित्रवत या एक मानवता के साथ व्यवहार किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में दास होना एक संभव भी नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी देखा जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अरस्तु कहता है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन कर देगा। दास और स्वामी के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। जब एक तरफ से अरस्तु कहता है कि दास का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में मिला देना चाहिए, जबकि दोनों का जो व्यक्तित्व है, दोनों का जो रहन सहन है, उनका नैतिक स्तर है, बुद्धि का स्तर है, जब इसमें भिन्नता होगी तो ऐसी स्थिति में दोनों का तालमेल करना संभव नहीं है। अगली आलोचक कहते हैं कि कौन योग्य होगा और कौन अयोग्य होगा, या स्वामी कौन होगा, दास कौन होगा, ये निर्णय करना संभव नहीं है। अरस्तु ने जिस प्रकार से बुद्धि के आधार पर जो एक विवेक के आधार पर जो दास एवं स्वामी में जो अंतर किया है, तो आलोचक कहता है कि ये संभव नहीं है कि कौन व्यक्ति शासन करेगा और किस पर शासन किया जाएगा, ऐसा वर्गीकरण करना संभव नहीं है। उसके बाद में अरस्तु की जो दासता का जो सिद्धांत है, ये परस्पर विरोधी भाषी विचार है। क्योंकि दासता प्राकृतिक है तो उससे मुक्ति संभव नहीं है। यानी कि अरस्तु एक तरफ कहता है कि दासता प्राकृतिक है। जब दासता प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है, तो इसका मतलब उसकी मुक्ति होना संभव नहीं है। लेकिन अरस्तु कहता है कि दास स्थायी नहीं होते हैं। बुद्धि का विकास होने पर वे दास तथा उसके पुत्र हैं वो दासता से मुक्त रह सकते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु का जो ये तर्क है, ये तर्क भी एक प्रकार से एक विरोधाभासी दृष्टिकोण लगता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अरस्तु दास प्रथा के सिद्धांत को समानता एवं स्वतंत्रता जैसे मानवीय सिद्धांतों पर विष्णु आघात करता है। यानी जिस प्रकार से आज हम लोकतांत्रिक देशों की बात करते हैं तो स्वतंत्रता एवं जो समानता है या न्याय है, ये तीनों जो है ये व्यक्ति को जीवन में मिलना बहुत जरूरी है। जब दासता की श्रेणी में आएगा व्यक्ति तो उसे समानता एवं स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसके मानवीय सिद्धांतों पर भी आघात होता है। दासता का सिद्धांत एक अवैज्ञानिक है। दासता को पशु तुल्य समझना तथा उसका क्रय विक्रय करना, उसको संपत्ति समझना, इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मनुष्य का जो क्रय विक्रय अगर पशु तुल्य उसका क्रय विक्रय किया जाता है तो इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं ये अवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इसलिए इसको भी स्वीकार करना संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो अरस्तु की जो दासता के सिद्धांत पर जो आघात किया गया था या इसका जो आलोचना की गई थी वो इस आधार पर थी। अरस्तु ने कहा था कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, वे केवल शासन करने के लिए पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है आलोचक सबसे ज्यादा इसकी आलोचना करते हैं कि ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो यूनान में पैदा होने वाला व्यक्ति एक बुद्धिमान होगा या उस व्यक्ति में सभी प्रकार की संपूर्ण योग्यता होगी, वो केवल शासक ही बनेगा। इस प्रकार का जो सिद्धांत है, इस प्रकार अरस्तु इसमें दासता में भी वो भिन्नता करता है। और यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि अरस्तु क्षत्रवाद को बढ़ावा देता है, जो आज की राजनीति में इसको मान्यता नहीं मिल गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु का जो दासता का सिद्धांत में इसमें कई प्रकार की जो कमियां एवं दोष होने के बाद में भी अरस्तु की दासता का सिद्धांत में कुछ नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है अरस्तु के दासता के सिद्धांत पर है, तो इसमें किस प्रकार से अरस्तु दासता के बारे में बातचीत करता है, संपूर्ण इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।